बूढ़ी परी की जादुई छड़ी। बहुत समय पहले की बात है। भजनपुर गांव में दीपिका नाम की औरत अपनी दो बेटियां मुस्कान और नेहा के साथ रहा करती थी। दीपिका का पति दीपिका को बहुत समय पहले ही डाइवोर्स दे चुका था, क्योंकि उसे अपने घर में बेटे चाहिए थे। लेकिन उसकी दो बेटियां होने के कारण वो अपनी बेटियां और अपनी पत्नी तीनों को छोड़कर चला गया था। दीपिका ने पति के जाने के बाद अपनी बेटियों को कभी उनके पिता की कमी को महसूस नहीं होने दिया। दीपिका हमेशा से ही बहुत क्रिएटिव किस्म की औरत थी, जो हमेशा कुछ न कुछ बनाती रहती थी और लोग उसे पसंद भी करते थे। ऐसे ही अपने पति के जाने के बाद वो अपने क्रिएटिव दिमाग के साथ अपने एक पिज्ज़ा की दुकान में काम शुरू करती है। दीपिका का काम बहुत अच्छा चल रहा था, क्योंकि वो अपने क्रिएटिव दिमाग के साथ तरह तरह के पिज्ज़ा बनाती थी। दीपिका वहाँ काम करके खूब अच्छा पैसा कमा रही होती है और साथ ही साथ अपने दोनों बच्चों को स्कूल भी भेजती है। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं और एक दिन नेहा अपने स्कूल के फटे बैग से बहुत परेशान हो जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, मेरे स्कूल का बैग फट चुका है और क्लास के सभी बच्चे मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं और जब मैं रास्ते में जा रही होती हूँ तो आधे से ज़्यादा सामान तो मेरे रास्ते में गिरता रहता है और मैं उसे बार बार उठाती रहती हूँ, जिसके कारण मैं स्कूल भी लेट पहुँचती हूँ। प्लीज़ माँ, मुझे नया बैग दिला दीजिए ना। बेटा, जिस गरीबी में हम रह रहे हैं उस गरीबी में मैं तुम दोनों को स्कूल भेज रही हूँ, ताकि तुम दोनों अच्छे से पढ़ लिख सको और कुछ बन सको। लेकिन इस गरीबी में मैं तुम्हें अभी तो बैग नहीं दिला सकती। कुछ दिन ऐसे ही गुजार लो। मैं तुम्हारा बैग आज शाम को सिल दूंगी। उसके बाद मैं तुम्हें सैलरी मिलने के बाद बैग दिला दूंगी। ठीक है माँ। मुस्कान और नेहा दोनों ही बहुत समझदार थी और अपनी माँ की कंडीशन को समझती थी, इसलिए दोनों ही बहनें हर सिचुएशन में अपनी माँ का साथ देती और उन्हें सपोर्ट करती। दोनों बहुत समझदार होने के कारण अपने हर काम कुछ पैसों में ही कर लिया करती थी, ताकि घर खर्च आराम से चल सके और किसी बात की कोई परेशानी ना आए। और वहीं दीपिका अपनी दोनों बेटियों को बहुत प्यार करती थी और वो उनको पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाना चाहती थी। रोजाना की तरह दीपिका अपनी दुकान में जाती है और वहां जाकर काम में लग जाती है और हमेशा की तरह वो गाना गाते हुए अपना काम कर रही होती है कि तभी उसकी दुकान पर एक बहुत अमीर आदमी आता है और दीपिका से कहता है, अच्छा, तो आज मैं आपसे मिल ही लिया मैडम। आपके हाथों से बनाए हुए पिज्जा के चर्चे सिर्फ इस गांव तक सीमित नहीं है, बल्कि मैं शहर से आपके हाथ का पिज्जा खाने आया हूँ और मैं आपको एक बहुत अच्छा ऑफर भी देना चाहता हूँ। मेरे बनाए हुए पिज्जा लोगों को बहुत पसंद आते हैं, ये तो आपको पता ही है, तभी आप शहर से चलकर यहाँ पर आए हैं। लेकिन मेरे कुछ मसाले हैं जिनकी वजह से मेरा पिज्जा बहुत फेमस है और मैं हमेशा से अपने कस्टमर को सेटिस्फाइड करना चाहती हूँ, जिस कारण मैं रात दिन इस दुकान में आकर काम करती हूँ। इस गांव में काम करके तुम्हें बहुत कम पैसे मिल रहे होंगे। मैं तुम्हें बहुत अच्छी रकम दूंगा अगर तुम शहर चलकर ये काम मेरी दुकानों में करो। मैं तुम्हें एडवांस पैसे दिया करूँगा। ठीक है भाई साहब, मैं आपके साथ शहर चल सकती हूँ, लेकिन क्या आप मेरी दो बेटियों को भी मेरे साथ शहर लेकर चलेंगे? उन्हें भी ये पिज्जा बनाना आता है और मैं उन्हें आपकी कृपा से शहर में पढ़ा सकूंगी। अगर आप मुझे अच्छी रकम देंगे तो मैं इससे अच्छा भी काम करूंगी। ठीक है, मुझे मंजूर है और वैसे भी मैं तुम्हें शहर के हिसाब से सैलरी दूंगा। तुम्हें जो सैलरी यहाँ मिल रही है उसकी डबल की डबल सैलरी मैं तुम्हें दूंगा, जिसकी मदद से तुम अपने बच्चे वहाँ पढ़ा सकोगी और चैन से रह भी सकोगी। मैं चाहता हूँ कि जैसे तुम इस गांव में फेमस हो, ऐसे ही शहर में मेरी दुकान तुम्हारी वजह से फेमस हो जाए, चाहे उसके बदले मुझे तुम्हें फ्री में रहने के लिए घर ही क्यों ना देना पड़े। अगर आप मुझे फ्री में रहने को घर देंगे तो मैं अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ा भी सकूंगी और मैं आपकी दुकान में अपने बच्चों के साथ मिलकर बहुत अच्छे से काम भी कर पाऊंगी। ठीक है, तुम 2 दिन बाद शहर में इस पते पर आ जाना।
इस कार्ड पर मेरा एड्रेस लिखा है और तुम इसी एड्रेस पर 2 दिन बाद आ जाना। मैं तुम्हें बहुत अच्छे घर में रहने की जगह दूंगा और तुम्हारी बच्चियों को एक अच्छे स्कूल में एडमिशन भी दिलवा दूंगा। उसके बाद तुम्हें जो सैलरी मिलेगी उससे तुम अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाना। उस आदमी की बातें सुनकर दीपिका बहुत खुश होती है और अपने बच्चों के साथ 2 दिन बाद शहर जाने की पैकिंग कर लेती है। और 2 दिन बाद दीपिका अपने बच्चों के साथ उस आदमी के दिए हुए एड्रेस पर पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर वो आदमी उन्हें बहुत अच्छा घर देता है, जिसे देखकर दीपिका और उसकी बेटियां बहुत खुश होती है। तीनों उस घर में जाकर अपना सामान सेट कर लेते हैं और अगले दिन दीपिका शहर के अच्छे स्कूल में अपनी बेटियों का दाखिला करवा देती है। और फिर अगले दिन से ही दीपिका पिज्जा की दुकान संभालने लगती है। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। दीपिका अपना काम शहर में बहुत अच्छे से संभाल रही होती है और वहीं पास में एक पिज्जा की दुकान होती है जो बहुत कम चलती है। उस दुकान का मालिक रवि कुमार दीपिका से जलने लगता है और एक दिन दीपिका दुकान में अकेले ही बहुत बड़े बड़े ऑर्डर संभाल रही होती है कि तभी अचानक दीपिका का दुकान का एसी बंद हो जाता है, जिस कारण वो अपने मालिक के पास उसकी बात करने जा रही होती है और वो दुकान लॉक कर देती है। तभी पास में खड़ा रवि कुमार सुनहरा मौका देखकर उसकी दुकान में घुस जाता है और पिज्जा वाले सारे मसाले चुरा लेता है। दुकान में सब कुछ तहस नहस कर देता है और सारे फ्रेश पिज्जा चटनी आदि वहां से चुरा लेता है और वहां से भाग जाता है। दीपिका अपने साथ अपने मालिक को लेकर आ रही होती है और दुकान को खुला देखकर मालिक और दीपिका दोनों डर जाते हैं और अंदर आकर देखते हैं कि दुकान पूरी तरह तहस नहस हो रखा है। ये सब देखकर मालिक दीपिका को बहुत खरी खोटी सुनाता है। मुझे यकीन है कि तुमसे मेरी दुकान संभाली नहीं जा रही होगी, तभी तुमने ये सारा काम किया है और इसी का बहाना लेकर तुम मेरे पास आई और तुमने सारा सामान बर्बाद करके यहाँ छोड़ दिया होगा ताकि तुम किसी और पर इल्जाम लगा सको। मैं सब अच्छे से जानता हूँ, तुम्हारी जैसी औरतें सब कुछ मुफ्त में पाना चाहती है। मालिक, मुझ पर भरोसा करें, मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं किया और ये तो मेरे क्रिएटिव माइंड है जो इतने सारे पिज्जा बनाकर कभी थकती नहीं हूँ। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि ये सब मैंने नहीं किया। मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हें कैसे भी करके मेरी दुकान पहले की तरह वापस ठीक करनी होगी, क्योंकि मैंने तुम्हें एडवांस पैसे दे रखे हैं और मैं कभी भी अपनी दुकान बंद नहीं होने दूंगा, चाहे कोई कुछ भी कर ले। या तो तुम मुझे 1 महीने में मेरी दुकान पहले की तरह वापस करके दो सारे सामान के साथ, या फिर तुम मुझे इसकी रकम अदा करो। अपनी माँ को परेशान देखकर दीपिका की दोनों बेटियां बहुत ज्यादा चिंतित हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ दीपिका के सर पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का पहाड़ होता है। उसे कैसे भी करके 1 महीने के अंदर अंदर अपने मालिक को पहले जैसी दुकान बनाकर देनी होगी और उसमें सारा सामान भी रखना होगा। ये सब सोच सोचकर दीपिका और दीपिका की बेटियां बहुत परेशान होती है और तीनों चलते चलते एक नदी के किनारे पहुंचती है और तभी मुस्कान की नजर एक घायल बूढ़ी औरत पर पड़ती है और उस औरत को देखकर तीनों माँ बेटियां उस औरत के पास जाकर उससे कहती है, ये क्या हो गया आपको दादी जी? आप यहाँ पर घायल पड़ी हो और किसी ने आपकी कोई मदद नहीं करी। आपको ऐसी स्थिति में देखकर मुझसे आगे नहीं बढ़ा गया, इसलिए मैं आपकी मदद करने को आई हूँ। मैं रास्ते से गुजर रही थी कि अचानक एक साइकिल वाले आदमी ने मुझे ठोक दिया, जिस कारण मैं सड़क पर गिर गई और मुझे चोट लग गई। मैं तब से इसी नदी के पास बैठी हूँ, लेकिन यहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं है। लेकिन तुम सबको आता देख मैं भी हैरान हो गई। लेकिन अब जब तुम आ ही गई हो तो मेरी पट्टी कर दो। दीपिका उस बूढ़ी औरत की पट्टी कर देती है और थोड़ा आगे चलकर बूढ़ी औरत को उनके घर जाकर छोड़ देती है कि तभी बूढ़ी औरत उनसे कहती है, सुनो बेटा, रुको जरा, तुम तीनों मुझे बहुत पसंद आई। उस नदी के पास मेरी मदद करने वाला कोई नहीं था और तुमने जैसे ही मुझे देखा तुमने मेरी मदद की
और ये सब देखकर मैं बहुत खुश हुई। मैं तुम्हें एक राज बताना चाहती हूँ। कैसा राज अम्मा? ये देखो, मैं एक जादुई बुजुर्ग परी हूँ जो हमेशा किसी जरूरतमंद लोगों की मदद करती हूँ। मैंने तुम लोगों को परेशानी में देखा, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम तीनों ही बहुत परेशान हो। मुझे अपनी परेशानी बताओ, मैं तुम्हारी हर परेशानी का हल दे सकती हूँ। तीनों माँ बेटियाँ मिलकर अपनी सारी घटना के बारे में बताती है और बहुत ज्यादा रोने लगती है। तभी बूढ़ी परी कहती है, ये लो जादुई छड़ी। इस जादुई छड़ी से तुम जो भी चाहो वो तुम मांग सकती हो और तुम्हारी हर इच्छा ये जादुई छड़ी पूरी करेगी। लेकिन बस एक चीज का ध्यान रहे, तुम्हें कभी भी इस जादुई छड़ी का गलत इस्तेमाल नहीं करना है। तुम्हें जब भी जरूरत हो तब तुम इससे अपनी जरूरत कह सकती हो, अपनी इच्छा के बारे में इसको बता सकती हो और ये जादुई छड़ी तुम्हारी इच्छा कुछ सेकंड्स में ही पूरा करेगी। परी की ये सारी बातें सुनकर दीपिका और दीपिका की बेटियां बहुत खुश होती है। तीनों बूढ़ी परी को धन्यवाद कहती है और वहां से चली जाती है। वे तीनों अपने एड्रेस पर पहुंचकर उस जादुई छड़ी को दुकान में खड़े होकर घुमाती है और कहती है, हे जादुई छड़ी, किसी इंसान ने हमारी ये दुकान खराब कर दी, जिस कारण मेरे मालिक ने मुझे बहुत बुरा भला कहा। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे मालिक की दुकान पहले जैसी ठीक हो जाए ताकि मैं यहाँ से छुट्टी पा सकूं। दीपिका के इतना कहते ही जादुई छड़ी में से एक दिव्य रोशनी निकलती है और पूरी दुकान में घूमती है और सारी चीजें पहले की तरह सेट हो जाती है और दुकान भी पहले की तरह साफ सुथरी और अच्छी लगती है। दीपिका अपने मालिक को बुलाती है और उसे दुकान सौंप देती है और वहां से अपने बच्चियों को लेकर किसी दूसरे जगह जाती है और एक अच्छी जगह पहुंचकर जादुई छड़ी को घुमाती है और कहती है, हे जादुई छड़ी, मेरे जीवन में बहुत सारी परेशानियां मैंने देखी है। अब मैं अपने बच्चों के साथ सुख चैन के साथ इस शहर में रहना चाहती हूँ और इस जमीन पर मेरा एक बहुत बड़ा घर बना दो, जिसके नीचे एक पिज्ज़ा की दुकान मैं चलाना चाहती हूँ। उस दुकान में सारी ज़रूरत की चीज़ें रख देना और मेरे घर में सारी ज़रूरत की चीज़ें भी रख देना। इसके बाद मैं अपनी दुकान की मदद से अपनी बच्चियों का भविष्य बनाऊंगी। दीपिका के इतना कहते ही एक बड़ा सा घर जिसमें नीचे एक पिज्ज़ा की दुकान होती है और उसमें सारी चीज़ें रखी होती है। ये सब देखकर तीनों माँ बेटियाँ बहुत खुश होती है और फिर घर में अंदर जाती है तो वो इतना बड़ा घर देखकर बहुत खुश होती हैं और दोनों बेटियाँ खुशी से झूम उठती है। दीपिका अपनी दोनों बेटियों को खुशी में देखकर बहुत खुश होती है और फिर अगले दिन से ही अपनी दुकान चलाने लगती है। इस तरह दीपिका अपनी दुकान में बहुत खुश होती है और दीपिका के बच्चे एक अच्छे स्कूल में पढ़ने लगते हैं और ऐसे ही दिन बीत रही होते हैं। सभी लोग दीपिका से बहुत खुश होते हैं और दीपिका की दुकान जोरों शोरों से चलने लगती है। शहर के कोने कोने से लोग दीपिका की दुकान का पिज्ज़ा खाने आते हैं। अपनी दुकान को इतना चलता देख दीपिका बहुत खुश होती है और कई गरीब लोगों की मदद भी करती है। तो दोस्तों, आपने तो सुना ही होगा, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अनाथ की जादुई साड़ी। एक गांव में 13 साल की कोमल अपने 5 साल के भाई आदित्य के साथ रहा करती थी। कोमल के माता पिता की कुछ समय पहले ही करंट लगने के कारण मृत्यु हो गई थी। अपने माता पिता की मृत्यु के बाद कोमल कभी फुटपाथ पर तो कभी रेलवे स्टेशन पर गुब्बारे एवं खाने पीने की चीजें बेचा करती थी, लेकिन फिर भी उसका काम अच्छा नहीं चल पाता था। इसलिए निराश होकर एक दिन कोमल अपने आप से बोलती है, माता पिता, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? जब से आप हमें छोड़कर गई हैं तब से सब कुछ बेकार सा हो गया है। मुन्ना कितना रोता है और मैं कोई काम करती हूँ
तो उससे मुझे ज्यादा पैसे भी नहीं मिलते हैं। जैसे तैसे मैं मुन्ना के दूध के लिए पैसे जुटा पाती हूँ। अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूँ, कैसे मुन्ना और अपना पेट पालूं। कोमल अपने आप से ऐसी बातें करके घर में इधर उधर राशन ढूंढने लगती है, लेकिन उसे पूरे घर में कहीं भी राशन नहीं मिलता। कोमल ये सब कुछ देखकर बहुत ही निराश हो जाती है और रोने लगती है। इतने में मुन्ना भी रोने लगता है। ये देख कोमल चुप हो जाती है और मुन्ना को गोद में उठाकर बोलती है, मुन्ना चुप हो जाओ, रोते क्यों हो? मैं तुम्हें खाना कैसे खिलाऊं? मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं है। कोमल मुन्ना को चुप नहीं करा पाती और मुन्ना लगातार रोता रहता है। इसलिए कोमल आस पड़ोस से दूध मांगने के लिए चली जाती है, लेकिन कोई उसे दूध नहीं देता। तभी कोमल गौशाला के पास जाती है और बोलती है, काकी, मेरा मुन्ना बहुत रो रहा है, उसे बहुत तेज भूख लगी है। मेरे पास उसको खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या आप आज के लिए मुझे थोड़ा सा दूध दे सकती हैं? हाँ बेटा, जरूर। मैं तुम्हारी सारी परेशानी समझ सकती हूँ। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी मैं दूध लेकर आती हूँ। ऐसा बोलकर काकी दूध लेने के लिए चली जाती है और एक बच्चे की दूध की बोतल में दूध लेकर आती है और मुन्ना को पिलाती है। ऐसे ही दिन गुजर रहे होते हैं। काकी कोमल को अपने पास काम पर रख लेती है। कोमल काकी की गौशाला में साफ सफाई और गोबर के उपले बनाने का काम करने लगती है। वहां रहकर काकी कोमल को खाने पीने के लिए 2 वक्त की रोटी भी दे दिया करती थी और साथ में मुन्ना को दूध भी दे दिया करती थी। धीरे धीरे करके कोमल बड़ी हो जाती है। मुन्ना भी अब 8 साल का हो जाता है और वो भी अच्छे से चलने फिरने लगता है। तभी एक दिन कोमल काकी से बोलती है, काकी, हमें और दूध शहर में भी देना चाहिए और हमें और भी गाय खरीद लेनी चाहिए, जिससे हम यहाँ पर भी अपनी दूध की डेयरी खोल सकते हैं और साथ में शहर में भी दूध सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बेटा, ये सब कुछ कैसे होगा? आप चिंता मत करो काकी, मैं हूँ ना। काकी का भी इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए वो कोमल और आदित्य को अपने बच्चे की तरह प्यार करने लगती है और उनको खाने पीने में किसी चीज की कमी नहीं होने देती है। कोमल भी काकी को अपनी माँ की तरह समझने लगती है और उनकी सेवा भी करती है। धीरे धीरे काकी और भी गाय खरीद लेती है और कोमल शहर जाकर दुकानदारों से बात करके आ जाती है और अगले दिन से ही कोमल गायों को दूध निकालकर बड़े बड़े बर्तनों में भरकर उन्हें टेम्पो में चढ़ाकर शहर में बेच देती है। ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहता है। धीरे धीरे करके कोमल को बहुत मुनाफा होने लगता है और वो कुछ दिनों में और भी गाय खरीद लेती है और गांव में भी एक डेयरी चलाने लगती है। ये देख काकी बहुत ही ज्यादा खुश होती है और बोलती है, कोमल, जब से तुम मेरे घर में आई हो, मानो सचमुच लक्ष्मी घर आ गई है। आज तुम्हारी वजह से ही ये सब कुछ हो पा रहा है। मैंने कभी सपनों में नहीं सोचा था कि हम इतनी तरक्की कर पाएंगे, लेकिन अपनी आंखों से ये सब होता देख मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा है। काकी, ये सब कुछ मैं आपके लिए ही कर रही हूँ। मुझे याद है जब मेरा भाई छोटा था तो कोई भी उसे दूध नहीं दिया करता था। सिर्फ केवल आप ही थी जिन्होंने हमारी मदद करी। तो क्या मैं आपके लिए इतना नहीं कर सकती? और वैसे भी आप मेरी माँ हैं। हमने अपनी माँ को तो खो दिया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि एक माँ को खोने के बाद हमें दूसरी माँ भी मिल जाएगी। हाँ बेटा, मैं तुम्हारी माँ ही हूँ। अब मुन्ना 8 साल का हो गया है और हमारे पास इतने पैसे भी जुड़ गए हैं, इसलिए क्यों ना हम मुन्ने को स्कूल में एडमिशन करा दे। पढ़ाई लिखाई जीवन में बहुत जरूरी है। तुम तो पढ़ लिख नहीं पाई, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मुन्ना पढ़ लिख जाए। हाँ काकी, आप सही कह रही हैं। मैं कल ही जाकर मुन्ना का एडमिशन करा देती हूँ। हाँ बेटा, अच्छे से प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराना। हाँ काकी, चलो खाना खाते हैं, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। कोमल और काकी और मुन्ना तीनों खाना खाने लगते हैं। अगले दिन कोमल मुन्ना का स्कूल में एडमिशन करवा देती है
और फिर मुन्ना स्कूल जाना शुरू कर देता है। वहीं कोमल गांव में डेयरी संभाला करती और शहर में भी दूध सप्लाई किया करती। ऐसे ही दिन गुजर रहे होते हैं। तभी एक दिन अचानक से काकी की मृत्यु हो जाती है। ये देख कोमल और मुन्ना बहुत रोते हैं। जैसे तैसे कोमल काकी का अंतिम संस्कार कर देती है। पड़ोस में रहने वाली सुमन ये सब देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि उसके मन में अलग अलग ही विचार आया करते थे और वो जैसे तैसे कोमल को बर्बाद करना चाहती थी, क्योंकि कोमल बहुत अच्छा पैसा कमाने लगी थी। तभी एक दिन सुमन कोमल के तबले में एक गाय को चुपके से जहर खिला देती है। अगले दिन सुबह सुबह कोमल जब उठती है तो वो देखती है कि उसके तबेले में एक गाय जमीन पर पड़ी हुई है। ये देखकर कोमल गाय के पास जाती है तो वो देखती है कि गाय की तो मौत हो चुकी है। ये देख कोमल बहुत ज्यादा डर जाती है और उसे समझ ही नहीं आता कि आखिरकार ऐसा हुआ क्यों। उसे कई बार शक भी होता है कि जरूर कोई न कोई काके के ना होने का फायदा उठा रहा है, लेकिन वो जानती नहीं थी कि इसके पीछे कौन है, इसलिए वो किसी को कुछ भी नहीं बोल सकती थी। ऐसे ही दिन गुजर रहे होते हैं। एक दिन कोमल के गांव में जो दूध की डेयरी होती है उसमें सुमन आग लगा देती है। जब इन सब की खबर कोमल को लगती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो तुरंत पुलिस को कंप्लेंट करके सब कुछ बताती है। तभी सुमन अपने कुछ गुंडों को भेजकर कोमल को मारने की धमकी देती है। कोमल और मुन्ना दोनों बहुत डर जाते हैं। तभी कोमल मुन्ना को लेकर एक नदी के पास जाती है और वहां जाकर बोलती है, हे नदी, मैं और मेरा भाई हम दोनों कूदकर जान देना चाहते हैं, क्योंकि अब बहुत हो गया है। जब से काकी हमें छोड़कर गई है तब से हमारा जीना दुश्वार हो गया है। कभी कोई गाय को जहर खिला देता है तो कभी कोई डेयरी में आग लगा देता है, लेकिन आज तो हमें मारने की धमकी दी है। मुझे पता है कि ये समाज हमें बिल्कुल भी जीने नहीं देगा, इसलिए हम दोनों खुद इस नदी में कूदकर जान देना चाहते हैं। माँ, पिताजी, मैं और मुन्ना आपके पास आ रहे हैं। ऐसा बोलकर जैसे ही कोमल नदी में कूदती है तो नदी परी कोमल और आदित्य दोनों को पानी से बाहर निकाल लेती है और बोलती है, कोमल बेटा, तुम इतनी सी बात पर जान क्यों देना चाहती हो? जिंदगी बहुत ही अनमोल होती है, इसलिए हमें हर परिस्थिति में सामना करना आना चाहिए। और फिर तुम चिंता क्यों करती हो? जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन कैसे? कोमल, मैं तुम्हें एक जादुई साड़ी देना चाहती हूँ, जिसको पहनकर तुम जिस किसी का भी नाम लोगी वो सोने का हो जाएगा, और साथ में ये जादुई साड़ी तुम्हारी रक्षा भी करेगी। इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये जादुई साड़ी लो और खुशी से अपनी जिंदगी जियो। धन्यवाद परी, जो आपने आज हमारी मदद करी। कोमल परी का धन्यवाद करके अपने भाई आदित्य के साथ वापस से अपने घर चली जाती है और घर जाकर उस साड़ी को पहनती है और बोलती है, हे जादुई साड़ी, इस मटकी को सोने में बदल दो। कोमल के इतना बोलते ही मटकी सोने के रूप में बदल जाता है। ये देख कोमल और आदित्य बहुत खुश होते हैं। जिसके बाद दोबारा से कोमल अपनी डेयरी की शुरुआत करती है और डेयरी में कैमरे और अच्छे अच्छे ताले भी लगवाती है और साथ में अपने तबेले को एक नया रूप दे देती है और वहां पर भी अच्छे से ताले लगाती है, जिससे कि कोई भी तबेले के अंदर ना आ सके। ये सब देखकर सुमन हैरान रह जाती है और वो सोचती है कि अब वो कैसे तबेले में घुस पाएगी और कैसे डेयरी पर आग लगा पाएगी। तभी सुमन के मन में एक और आइडिया आता है। मैं एक काम करती हूँ, इनके तबेले और डेयरी पर कुछ नहीं कर सकती, लेकिन इसके घर में तो कर सकती हूँ ना। ऐसा करती हूँ, रात को इनके घर में एक सांप छोड़ देती हूँ, जिसके बाद दोनों भाई बहन मर जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये सब मैंने करा है। ऐसा सोचकर सुमन रात होने का इंतजार करती है और रात होते ही सुमन दो जहरीले सांप कोमल के घर में छोड़ देती है और चुपचाप जाकर अपने घर में सो जाती है। तभी जादुई साड़ी से एक रोशनी निकलती है
और सांप के ऊपर पड़ जाती है, जिसके बाद वो सांप वापस से सुमन के पास चले जाते हैं और बोलते हैं, हे दुष्ट औरत, हमें पता है कि तू बहुत समय से कोमल को परेशान कर रही है, इसलिए हम चाहते हैं कि तू अपना गुनाह कबूल कर ले, नहीं तो हम तुझे काट कर मार डालेंगे। हाँ हाँ, मैं माफी मांगती हूँ, मुझे जाने दीजिए। ऐसे नहीं, तुझे एक कागज पर सब कुछ लिखना होगा कि कैसे कैसे तूने क्या क्या करा है। सांप के डर से सुमन जल्दी से एक कागज पर सब कुछ लिख देती है, जिसके बाद सांप सुमन को काट लेता है। सांप के काटते ही सुमन की मृत्यु हो जाती है। अगले दिन सुबह सुबह जब सुमन की मृत्यु की खबर कोमल को लगती है तो वो देखने के लिए जाती है, जहाँ पर पुलिस भी मौजूद होती है, और वो सुमन के द्वारा लिखे हुए पर्चे को पढ़ लेती है, जिसके बाद वो कोमल से पूछताछ करती है। कोमल भी पुलिस को सब कुछ बता देती है, जिसके बाद सुमन का केस पुलिस वाले देखते हैं। वही कोमल और आदित्य एक साथ हंसी खुशी से रहते हैं और जादुई साड़ी की मदद से अपना हंसी खुशी से जीवन बिताते हैं।